Hello, dear students. Today we will discuss our next topic in chapter genetics. We discussed a lot about what did Mendel do and what was his conclusion. Now we will discuss some other terms that are very important to understand his uh, experiments, like genotype. What is genotype? Genotype is nothing, it is genetic makeup. And what is phenotype? Phenotype is observable traits or characters of an organism, like hair color, weight और आई कलर और स्किन कलर, वो कैरेक्टर्स जिन्हें हम देख सकते हैं, किसी जीव को पहचानते हैं उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर, फीचर्स के बेसिस पर। तो जिन फीचर्स को हम देख सकते हैं वही फेनोटाइप कहलाते हैं। और ये फेनोटाइप मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक कैरेक्टर जो है वो पेयर ऑफ जीन से डिसाइड होता है। यानी कि जो जीन है वो एक ही रूप में तो होता नहीं है, हमेशा दो ही रूप में होता है। एक जीन डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव जीन होता है। जो अपने आप को हर एक जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है उसे डोमिनेंट जीन कहते हैं। जो किसी किसी जनरेशन में स्किप हो जाता है वो जीन रेसेसिव जीन होता है। तो डोमिनेंट और रेसेसिव किस कॉम्बिनेशन में अपीयर हुए और इस प्रकार का जो कैरेक्टर हम देख पा रहे हैं वो हमें दिखाई दिया, ये सब किस पर डिपेंड करता है? जीनोटाइप पर डिपेंड करता है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि जेनोटाइप को बताया मैंने, द स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप, द स्पेसिफिक जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल इन फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इंक्लूड्स ऑल द एलिल्स। ऐसे एलिल्स को भी इंक्लूड करता है जीनोटाइप जो एक्सप्रेस नहीं हो पाए। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये आप एक डायग्राम देख रहे हो। तो इसमें ये पूरा बताया गया है कि मान लीजिए इस लड़की के हेयर कलर की हम डिस्कशन करें, तो ये हेयर कलर के जो जीन्स होंगे, इसकी सेल की जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमोसोम्स एक्चुअली क्या है, ये इस रूप में होते हैं और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्रोमोसोम भी किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। तो ये जो डीएनए है, इस डीएनए पर कोई जीन किस फॉर्म में अवेलेबल है? एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक जीन दो रूपों में होता है, डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन। तो मान लीजिए इसका हेयर कलर के लिए हमने मान ला कि ब्लैक कलर डोमिनेंट है और ब्राउन कलर जो है रेसेसिव है। तो कैपिटल बी जो है ब्लैक कलर के लिए वो डोमिनेंट जीन हुआ और स्मॉल बी जो है वो क्या हुआ? रेसेसिव जीन हुआ। तो ये रेसेसिव जीन इस क्रोमोसोम पर कैसे प्रेजेंट है? तो तीन कंडीशंस यहाँ पर पॉसिबल हैं कि क्या क्या हो सकता है। कि ऐसा हो सकता है इस क्रोमोसोम पर भी कैपिटल बी है, इस पर भी कैपिटल बी है, इस पर भी स्मॉल बी है, इस पर भी स्मॉल बी है, इस पर कैपिटल बी है और इस पर स्मॉल बी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा और इस कंडीशन में क्या होगा, ये हम क्लियरली बता सकते हैं कि स्मॉल बी जो है, यहाँ बता सकते हैं कि ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ अगर ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ब्राउन हेयर्स होंगे, और अगर ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि हेयर्स जो हैं वो ब्लैक होंगे। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन दोनों ही जीन प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है? तो हमेशा ये वाला जीन अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो भी इस गर्ल के जो हेयर्स होंगे वो हमें ब्राउन कलर के दिखाई देंगे। ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ हमने ये माना है कि कैपिटल बी जो है वो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डोमिनेंट जीन है। तो जीनोटाइप यानी कि हमने बताया कि जीनोटाइप जो हो सकता है, वो जीनोटाइप की कंडीशन देखो मैंने तुम्हें बताई यहाँ पर कि ऐसा हो सकता है कि कैपिटल बी प्रेजेंट हो और स्मॉल बी दो जीन जो है इस रूप में प्रेजेंट हो, या एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी प्रेजेंट है। व्हेन both the genes are dissimilar in nature in genotype, that condition is heterozygous। याद रखना है आपको। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक कैपिटल बी जीन है और दूसरा स्मॉल बी है, यानी कि जोड़े के दोनों जो जीन्स हैं वो डिसिमिलर इन नेचर हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाती है। व्हेन बोथ द जीन्स आर सिमिलर इन जीनोटाइप, वेदर बोथ आर डोमिनेंट जीन और बोथ आर रेसेसिव जीन, दैट कंडीशन इज होमोजाइगस। So students, you can early understand these points. Now I will proceed on my today's topic, that is Mendelian cross. Actually we discussed cross.
Cross pollination, what is cross pollination? Cross pollination is the actually mating, just mating of two genetically different plants of the same species. Usually the term used in reference to cross of to प्योर ब्रीडिंग. तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो पेरेंट लेते थे वो प्योर ब्रीडिंग होते थे. और प्योर ब्रीड का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई एक कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को हमने पेरेंट के रूप में लिया है, तो वो कैरेक्टर के लिए जो पेरेंट लिया गया है वो मोर देन 7-8 जनरेशन्स तक सेल्फिंग से प्राप्त किया गया हो. मीन्स कि प्योर ब्रीड आर दैट ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग थ्रू 7-8 जनरेशन्स. तो चाहे हम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लड़की के हेयर कलर की, तो ब्लैक कलर के हेयर, तो वहाँ हम ज़्यादातर देखिए, जो हम अगर एनिमल्स की बात करें तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स जो मेंडल ने किए थे, तो हम उतनी आसानी से उन्हें एनिमल्स पे नहीं कर सकते, स्पेशली ह्यूमन पर तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं. आप आगे पढ़ेंगे लिंकेज में, तो टी.एच. मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट थे. टी.एच. मॉर्गन ने एनिमल्स में ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई होती है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे. तो वो भी उतना ही फिजिबल ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जितना कि पी प्लांट है. लेकिन यहाँ पर हम जो अपना डिस्कशन क्रॉस पॉलिनेशन को समझना चाह रहे हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन को जो हम प्रोसीड करेंगे तो पी प्लांट के रेफरेंस में ही, क्योंकि हमें मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को समझना है. तो मेंडल के ही एग्जांपल्स को लेकर चलेंगे. मेंडल ने अगर देखिए प्लांट हाइट को सेलेक्ट किया था, स्टेम हाइट को, तो वहाँ पर प्योर ब्रीड यानी पेरेंट जनरेशन में या तो उसे प्योर टॉल प्लांट उन्होंने लिए या प्योर डॉर्फ प्लांट लिए. तो प्योर टॉल के लिए यानी जीनोटाइप हमेशा कैसा होना चाहिए, वो पौधा दिखने में टॉल हो लेकिन उसमें हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो. जीनोटाइप के रूप में हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए थी. और इसी तरह जो डॉर्फ पेरेंट था उसमें हमेशा होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए थी पेरेंट में. तो ये कंडीशन उन्होंने रखी थी. और ये होमोजाइगस कैसे मिलते हैं, यानी ये प्योर ब्रीड कैसे मिलते हैं, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग थ्रू 7 to 8 generations. Okay students, now I will proceed my next discussion, that is a monohybrid cross. What is the monohybrid cross? We discussed 7 contrasting traits of pea plant discussed by Mendel. Mendel selected these characters. Actually Mendel was very lucky for selecting especially these characters, selecting especially this plant, that is pea plant, Pisum sativum. We already discussed all these factors why he gets success. So here I will discuss this. When Mendel in his experiments, Mendel focused only single character and followed the inheritance pattern of a single character generation by generation. Then that cross was monohybrid cross. You can got my आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जैसा मेंडल ने 14 कैरेक्टर्स लिए थे, भाई 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए, तो टोटल 14 हो गए. एक स्टेम हाइट हुआ, टॉल प्लांट, डॉर्फ प्लांट 2 हो गए. एक हुआ प्लांट की फ्लावर की पोजीशन, तो एक्सियल टर्मिनल 2 हो गए, तो टोटल 4 हुए यहाँ पे. इसी तरीके से फ्लावर कलर, पॉट शेप, सीड शेप, तो ये 7 into 2 सबके कंट्रास्टिंग थे, तो 14 ट्रेट्स हमें मिले. इन 14 में ही से कोई 2 मेंडल ने एक बार में देखते थे, और जो कोई एक कैरेक्टर, 14 को नहीं कहेंगे बल्कि 7, जो 7 पेयर में थे, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, उसमें से जब मेंडल केवल एक ही कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेते थे, जैसे कि चाहे वो किसी एक बार में फ्लावर कलर को देखे, या सिर्फ एक बार किसी फ्लावर पोजीशन को देखे, या एक बार स्टेम हाइट को वो ले कंसीडर करे, या फिर मेंडल कभी सीड का कलर केवल देखे, तो वो क्रॉस क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा. व्हेन सिंगल ट्रेट विद 2 एलील्स. और आप जानते हैं कि कोई भी एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए उसको 2 जीन्स चाहिए. जीन 2 रूपों में प्रायः पाए जाते हैं, तो उन दोनों जीन्स
के बेसिस पर ही वो बताएंगे कि कैसा जनरेशन के बाद हमें क्या कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। तो जब हम क्रॉस समझेंगे तो समझ लेंगे। यानी एक सिंगल ट्रेट को जब उन्होंने कंसीडर किया तो उसे ही उन्होंने क्या कहा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा। जब दो ट्रेट्स एक साथ देखे तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ। जैसे कि सीड कलर के साथ साथ सीड शेप भी देख लिया, या पॉट कलर के साथ साथ पॉट शेप भी देख लिया, तो ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। I think you are able to got my point. So now I will proceed the main topic, that is monohybrid cross. What did Mendel do? Mendel selected pure tall plant and pure dwarf plant as a parent generation. Here you can see that these are the parent generation. और फॉर पेरेंट जनरेशन देखिए जीनोटाइप भी मैं आपको लिखकर दिखा रही हूँ यहाँ पर। कैपिटल टी इधर के लिए है और इधर डॉर्फ प्लांट के लिए ये स्मॉल टी होगा। फिर इसके बाद इन्होंने मंडल क्या करते थे कि जो पेरेंट जनरेशन होती थी उससे गैमीट्स ऑब्टेन करते थे। और गैमीट मतलब आप जान ही रहे हैं कि एडल्ट में जीन जोड़े में पाए जाते हैं, और जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो वही जीन अलग हो जाते हैं, जोड़े के जीन अलग हो जाते हैं। यानी कि अगर ये मेल पेरेंट है, इसमें दो जीन जोड़े में पाए गए हैं, तो इससे जो गैमीट बनेगा तो इसमें गैमीट में केवल एक टी ही आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ गैमीट बनेगा तो उसमें केवल एक स्मॉल टी ही आएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले तो मंडल ने क्या किया, इधर साइड में मैं आपको क्रॉस दिखाते जाती हूँ कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया हुआ है कि प्योर टॉल प्लांट लिया और प्योर डॉर्फ प्लांट लिया, और उससे उन्हें गैमीट मिले। कैपिटल टी इधर मिलेगा और इधर स्मॉल टी मिला। अब इससे ही इन्होंने ये फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन की है, इस जनरेशन की क्रॉस से, इस जनरेशन में क्रॉस से फिर इन्हें ये पौधे मिले हैं। तो कैसे इन्होंने क्रॉस किया, तो क्रॉस वो पुनेट स्क्वायर बनाते थे। तो पुनेट स्क्वायर में यहाँ पर इन्होंने एक तरफ जो है एक जीन जो बन रहा है पेरेंट से गैमीट का, ये और एक गैमीट ये बनेगा, और इधर एक स्मॉल टी गैमीट बनेगा, इधर स्मॉल टी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा बेटा। और यहाँ आप देखिए, और यहाँ भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। यानी कि यहाँ आप कॉम्बिनेशन जब देखोगे F1 जनरेशन में, तो F1 जनरेशन में सारे एक ही जैसे पौधे दिखने में भी होंगे और जीनोटाइप भी सबका सेम होगा। उन सभी का जीनोटाइप भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और सभी दिखने में कैसे पौधे हैं, टॉल पौधे हैं। तो ये एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स मिलेगा, यानी एक ही पौधा नहीं होगा, बहुत सारे पौधे होंगे। तो उन्होंने जितने भी पौधे मिलते थे उनके बारे में सारे पौधों को जब देखा तो सारे के सारे पौधे दिखने में टॉल ही थे। और फिर उसके बाद मंडल ने क्या किया, इनमें आपस में एक को मेल प्लांट सेलेक्ट किया, एक को फीमेल प्लांट सेलेक्ट किया, उनके बीच में सेल्फिंग कराई। तो अब देखिए अब क्या है कि ये जो प्लांट है इनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो इससे भी तो गैमीट्स बनेंगे। यहाँ मेल पेरेंट भी कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ और फीमेल पेरेंट भी कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। और क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पेरेंट के पास दो दो जीन है, तो यानी गैमीट में भी इसके पास ऑप्शन होगा कि दो प्रकार के जीन होंगे। तो अब देखते हैं कि जब इन्होंने सेल्फिंग कराई, पुनेट स्क्वायर बनाकर देखते हैं कि क्या उनको रिजल्ट्स मिले। तो ये देखिए कि जब उन्होंने पुनेट स्क्वायर बनाया तो देखिए एक कैपिटल टी जीन था, तो एक गैमीट कैपिटल टी जीन वाला बनेगा मेल से भी। इसी तरह मेल के पास स्मॉल टी जीन भी था, तो मेल स्मॉल टी जीन वाला भी गैमीट बनाएगा। इसी तरह फीमेल में भी कैपिटल टी जीन था, तो वो एक गैमीट कैपिटल टी जीन वाला बनाएगी। और इसी तरह फीमेल के पास भी क्योंकि स्मॉल टी जीन भी था, तो वो भी एक स्मॉल टी जीन वाला गैमीट बनाएगी। तो ये तो हमने गैमीट्स दिखा दिए। अब हमें ये देखना है कि इससे जो ऑफस्प्रिंग्स बनने वाली हैं वो क्रॉस बताना है। यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ इस एक कैपिटल टी इधर का और इधर का स्मॉल टी हुआ, यहाँ ये कैपिटल टी और इधर का ये स्मॉल टी हुआ, और यहाँ आप देखेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर दैट वन कैपिटल टी, वन स्मॉल टी एंड टू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो आप ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी की, वो मेंडल कहीं देख नहीं रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई की थी। और क्योंकि ये जो डॉर्फ कैरेक्टर था, डॉर्फ कैरेक्टर F1 जनरेशन में गायब हो गया था और ये फिर F2 जनरेशन में फिर से दिखाई दिया,
तो इसके लिए ही उन्होंने एक तरीका निकाला था जो पुनेट स्क्वायर कहलाया। आगे हम लोग पुनेट स्क्वायर और पेडिग्री एनालिसिस को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ हम इतना समझते हैं कि मेंडल को ये आइडिया कहाँ से आया होगा कि जो ये जीन है, जो पौधे सारे लंबे दिखते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो जीन है वो टॉलनेस वाले होंगे पौधे के पास, तभी सारे पौधे लंबे दिखेंगे। क्योंकि भाई स्मॉल टी वाला भी जीन इसमें था, इस जनरेशन में था, तभी तो ये डॉर्फ वाला स्मॉल टी यहाँ रीअपियर हुआ है। तो यही यही कुछ ऑब्जर्वेशंस थी मेंडल की जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ऑब्टेन की थी। तो जिसे कि जो आपको अपने क्लास के लेवल पर पूछी जाती हैं वो पता होनी चाहिए। तो F1 जनरेशन का जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछा जाता है। तो क्योंकि F1 जनरेशन में सारे पौधे दिखने में टॉल थे, तो इसीलिए ऑल टॉल हाइब्रिड्स मिले हैं और सभी एक जैसे ही हैं, इसीलिए रेशियो हो जाता है 1:1, 1:1 हो जाता है। और साथ ही साथ जब पेडिग्री जब पुनेट स्क्वायर बनाकर हम लोगों ने देखा तो भी सारे पौधों का जीनोटाइप हमें पता चला, सभी पौधों का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो इसीलिए इसका जीनोटाइप भी 1:1 हो जाता है। यानी कि F1 जनरेशन में मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 1:1 होता है, जीनोटाइप रेशियो भी और फेनोटाइप रेशियो भी। ओके स्टूडेंट्स, फिर F2 जनरेशन की बात आती है। तो F2 जनरेशन में देखिए कि क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिली थी कि एक पौधा जो है वो कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था और दो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले थे। और दिखने में अगर देखें तो ये 3 पौधे जो हैं वो लंबे और एक बौना, ये तो आपको पौधा दिख ही जाएगा। हर बार जो ग्रुप आ रहा था उसको वो स्टडी कर रहे थे, हर बार उनको यही रिजल्ट मिलता था। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि देखने के आधार पर यानी फिनोटाइप की बेसिस पर उन्होंने बताया 3 पौधे लंबे और एक पौधा बौना दिखाई देता है। इसीलिए उन्होंने फिनोटाइप एक्सप्रेशन को बताया कि 3:1 का रेशियो आता है, फिनोटाइपिक रेशियो जिसको कहते हैं। लेकिन जीनोटाइप की बेसिस पर जब देखा, जीनोटाइप की बेसिस पर ये फिनोटाइप बेसिस कैसे बताया कि 3 पौधे लंबे दिख रहे हैं, एक बौना, तो 3:1 दिखने के आधार पर तो फेनोटिपिक रेशियो में बता दिया कि 3:1 होता है। F2 जनरेशन का फेनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है। लेकिन क्योंकि 2 पौधे उनके कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे जो दिखने में लंबे थे, ये भी थे, लेकिन एक ही पौधा था जो इस जीनोटाइप का था और एक ही पौधा था जो इस जीनोटाइप का था। यानी जीनोटाइप के बेसिस पर देखें तो रेशियो क्या मिल रहा था इन्हें, 1:2:1, यानी कि 1:2:1 जो ये रेशियो मिला मेंडल को, ये इनके जीनोटाइपिक रेशियो थे F2 जनरेशन के। तो इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट मिले मेंडल को F1 जनरेशन में, जीनोटाइप रेशियो 1:1 था और F1 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो भी 1:1 था। क्योंकि सभी पौधे जो दिख रहे थे वो टॉल थे और ये सभी हाइब्रिड टॉल थे, इसलिए इनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा था। और हाइब्रिड तो ये मेंडल को कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये उन्होंने क्योंकि क्या किया था, उन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई की थी और यहाँ पर एक बताया था कि जो पेरेंट लिया भाई हमने वो प्योर ब्रीड है, यानी कि उसमें केवल यही जीन है और यही जीन है, जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है उसके ही जीन है, कोई और कैरेक्टर का जीन, यानी जो कैरेक्टर जैसे टॉलनेस में डॉर्फनेस नहीं दिखाई दे रही है तो इसके जीन में भी डॉर्फनेस का जीन नहीं है। इसी तरह डॉर्फ पौधा दिखाई दे रहा है तो उसमें टॉलनेस नहीं दिखाई दे रहा है, टॉलनेस कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके जीन में भी जो टॉलनेस का जीन है यानी कैपिटल टी जीन नहीं है। ये बात उन्होंने पहले ही एक्सपेरिमेंटल, जिसे कहते हैं कि एक अपनी मान ली, जैसे मैथ पे कहते हैं मान लिया है, तो वो सपोज कर लिया था उन्होंने। और सिर्फ सपोज ही नहीं किया था, एक्चुअली उन्होंने ये प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ प्लांट जो था, उन्होंने वो क्या किया था, अपनी ऑब्जर्वेशन में पहले ही कहा था कि हमने प्रपोज किया था कि पहले ही हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो पेरेंट जनरेशन है प्योर टॉल है, प्योर डॉर्फ है। और सिर्फ माना ही नहीं था, उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किए थे प्योर टॉल ब्रीड और प्योर डॉर्फ ब्रीड उन्होंने जो है वो ऑब्टेन की थी। वो कैसे ऑब्टेन की थी, बाय सेल्फिंग थ्रू 7 to 8 जनरेशंस। ठीक है, फिर यहाँ लेकिन जब उन्होंने क्रॉस
मैथमेटिकल अप्रोच से कैपिटल टी, क्योंकि भाई यहाँ जो पौधा है इसके पास यही जीन है, यहाँ इस पौधे के पास सिर्फ यही जीन है, तो इससे एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा, कैपिटल टी वाले सारे गैमीट, इससे सारे स्मॉल टी वाले बनेंगे। और इनकी जब क्रॉस कराई गई तो इनसे कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के सारे पौधे बनेंगे, यानी कि ये सारे हाइब्रिड हैं और ये सभी देखने में लंबे हैं। इसीलिए मेंडल ने कहा कि F1 जनरेशन में ऑल टॉल हाइब्रिड्स होंगे और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 होगा, फेनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इससे, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी जो सारे मेल लिए गए हैं वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, फीमेल भी सेलेक्ट की गई स्मॉल टी कैपिटल टी वाली, और इनके बीच में ही सेल्फिंग कराई गई है, तो यहाँ दो गैमीट पॉसिबल हैं। एक गैमीट कैपिटल टी वाला पॉसिबल है, एक स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी वाला पॉसिबल है, स्मॉल टी।